नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप लोगों के लिए हर दिन एक नई क्लास लेकर के आते हैं और क्लास का रेशनल आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना। इसलिए क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर हम अवेलेबल हैं। ठीक है, और आज का एमसीक्यू फटाफट देखिएगा। आज का एमसीक्यू पढ़िए, धैर्य पूर्वक एमसीक्यू पढ़िए। ऐसे इस तरीके से पढ़िए कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हैं और आपको एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप अगर इस प्रश्न को गलत करते हैं और अगर इसका सही आंसर मैं बताता हूं तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इतना अच्छा रेशनल बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना की पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। बर्फ के टुकड़े को ग्लास में डालने वाली कहानी आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर में पढ़ी होगी, तो उसका आंसर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि इसकी अपने नर्सिंग फील्ड में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एग्जामिनर पता करना चाहता है कि आप सिलेक्शन करने के लिए क्वालिफाई है कि नहीं है ना। तो एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन उसने दिया है आपको कि आइसबर्ग फिनोमिना का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, द विजिबल एंड इनविजिबल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इशू, कि यह हेल्थ इशू जो होते हैं उनके विजिबल और इनविजिबल एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। या ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस ऑन हेल्थ, जो क्लाइमेट चेंजेस होता है उसका हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये इंडिकेट करता है आइसबर्ग फिनोमिना। या आइसबर्ग फिनोमिना होता है जो कि इंडिकेट करता है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ हेल्थ केयर। या ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ कम्युनिटीज को इन्फेक्ट करता है। बताइए, राइट आंसर पुट कीजिए फटाफट से। देखिए, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, आइसबर्ग फिनोमिना होता क्या है। आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है। देखिए, जो आइसबर्ग फिनोमिना होता है, वन सेकंड, देखिए एक रंगीला साइंटिस्ट आया एक बार, एक रंगीला साइंटिस्ट आया और उसने बोला कि भाई ये कांच का ग्लास लेकर के आओ, एक कांच का ग्लास लेकर के आओ और इस कांच के ग्लास को आधा भर दो। किस चीज से आधा भर दो इसको, शराब से या पानी से। इसको पानी से आधा भर दो। भाई लोगों ने इसको, या जो भी उसके साथ काम करने वाले थे, उसने पानी से इसको आधा भर दिया। अब उसने बोला कि इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो, इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो, किसके अंदर, इस पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो। ठीक है, अब उसने बर्फ का टुकड़ा डलवा लिया पानी को आधा ग्लास भर के। अब इससे वो क्या साबित करना चाहता है, और यही अपना प्रश्न है कि आइसबर्ग फिनोमिना क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम प्रोड्यूस किया है, इसके अंदर देखिएगा जो बर्फ का टुकड़ा, जो ऊपर वाला भाग है बर्फ के टुकड़े का, उसको इसने बोला है फ्लोटिंग टिप। जो बर्फ के टुकड़े का जो पानी के ऊपर का भाग है, आधा भाग तो पानी में डूब चुका है और आधा भाग बर्फ के टुकड़े का वो जो है कि तैर रहा है। जो तैर रहा है ऊपर, जो फ्लो कर रहा है ना, तो जो विजिबल पार्ट है बर्फ के टुकड़े का, जो विजिबल पार्ट है, इस विजिबल पार्ट को उसने बोला फ्लोटिंग टिप। इसको क्या बोला इसने, फ्लोटिंग टिप बोल दिया। ठीक है, फ्लोटिंग टिप बोल दिया। और जो पानी के अंदर बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा जो पानी के अंदर है, इस भाग को उसने बोल दिया सबमर्ज पोर्शन। क्या बोल दिया इसको उसने, इसको उसने बोल दिया कि ये क्या है, ये सबमर्ज पोर्शन है। ठीक है, ये यहां तक की कहानी ठीक है। इसने ऊपर वाले हिस्से को फ्लोटिंग टिप बोल दिया और नीचे वाले हिस्से को सबमर्ज पोर्शन बोल दिया। लेकिन इसकी अपने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर या पब्लिक हेल्थ के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यह एमसीक्यू पूछना चाहता है। तो देखिए, अब यह बताना चाहता है फ्लोटिंग टिप से, फ्लोटिंग टिप से यह बताना चाहता है
कि आगे नोट्स में देखिएगा, आप बहुत अच्छा रेस्टर बनाया है आप लोगों के लिए मैंने, कि आइस का वह पार्ट जो पानी के ऊपर है उसको अपन ने फ्लोटिंग टिप बोल दिया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट, और फ्लोटिंग टिप जो है कि हमें पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर या पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या बताता है कि वह केस जो लक्षण शो करते हैं, सिम्टोमेटिक या सिम्टम्स के आधार पे अपन उनको पहचान सकते हैं, किसी भी बीमारी के क्लासिकल सिम्टम्स के आधार पे उसको पहचाना जा सकता है। तो सिम्टोमेटिक केस या डायग्नोस्ड केस जो डायग्नोस हो चुके हैं, या नोटिफाइड या डॉक्यूमेंटेड केस, तो ये वो सारे केस हैं जो फ्लोटिंग टिप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनको अपन आसानी से इजीली कम्युनिटी के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्लोटिंग टिप वाला जो हिस्सा है ना वो पानी के ऊपर है, और जो सबमर्ज वाला पोर्शन वाला हिस्सा है वो पानी के अंदर है। तो फ्लोटिंग टिप क्या है कि बाहर से दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो सिम्टोमेटिक केस अपन को दिखते हैं, डायग्नोस्ड केस अपन को दिखते हैं, नोटिफाइड केस अपन को दिखते हैं, और डॉक्यूमेंटेड केस अपन को दिखता है। और जो केस है, ये केस में आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये केस क्या होता है, यह एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, और इस क्लासिकल सिम्टम के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग टिप वाला हिस्सा वह चीजें बताता है जो कि डायग्नोस्ड हो चुकी है, जिन बीमारियों का पता लग चुका है, जो बीमारी डायग्नोस्ड हो चुकी है या जो बीमारी नोटिफाइड हो चुकी है, वो फ्लोटिंग टिप बताएगा, ठीक है। अब बात आती है सबमर्ज पोर्शन की, है ना। सबमर्ज पोर्शन की अपन बात करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम में पूछी गई है, यहां से उनको देख लेते हैं कि जो 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 फ्लोटिंग टिप वाला पार्ट है ये किसके द्वारा असेस किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोटिंग टिप वाला पार्ट जो होता है वो किसके द्वारा असेस किया जाता है, तो क्लिनिशियन या फिजिशियन के द्वारा ये असेस किया जाता है। देखो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो है फिजिशियन देखेगा, ठीक है। तो इसी चीज से आप याद रखिएगा कि जो फ्लोटिंग टिप वाला जो पार्ट होता है वो क्लिनिशियन या फिजिशियन के द्वारा असेस किया जाता है, ठीक है। दिस पोर्शन इज वेरी लार्ज इन डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, जहां पर विकास बहुत ज्यादा हो चुका है, जहां पर विकास बहुत ज्यादा हो चुका है वहां पर जो फ्लोटिंग टिप वाला पार्ट है ये ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हर बीमारी का फटाफट से पता लगाया जाता है, हर बीमारी को फटाफट से नोटिफाई कर लिया जाता है, यानी कि हेल्थ सिस्टम वहां का बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो वहां पे क्या है कि फ्लोटिंग टिप वाला पार्ट बहुत बड़ा दिखेगा। अब अपन बात करते हैं सबमर्ज पोर्शन की, सबमर्ज पोर्शन की अपन बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बर्फ के टुकड़े का वह भाग जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उसको अपन ने सबमर्ज पोर्शन बोला। अब सबमर्ज पोर्शन की नर्सिंग फील्ड के अंदर या मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए बर्फ के टुकड़े को अपन ने एक भाग तो बाहर था जिसको अपन ने फ्लोटिंग टिप नाम दे दिया, लेकिन वही दूसरा भाग इसका बर्फ के अंदर था और इसको अपन ने नाम दिया है सबमर्ज पोर्शन, इसको अपन ने नाम दिया है सबमर्ज पोर्शन। और सबमर्ज पोर्शन जो है कि बाहर से दिखता नहीं है, यह एक बर्फ के टुकड़े का हिडन पार्ट होता है, छिपा हुआ पार्ट होता है, तो इसको अपन ने नाम दिया है सबमर्ज पोर्शन। कहने का मतलब यह है कि समाज के अंदर, देश और दुनिया में बहुत सारी बीमारियां जो छुपी हुई है, जो अनडायग्नोस्ड है, जो अननोटिफाइड है, उन सभी को सबमर्ज पोर्शन के अंतर्गत रखा गया है और यही इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बारे में। जो सबमर्ज पोर्शन होता है यह हिडन, अनडायग्नोस्ड, अननोटिफाइड, असिम्टोमेटिक केस को रिप्रेजेंट करता है। वह बीमारियां जो अनडायग्नोस्ड है, असिम्टोमेटिक है या हिडन है, उनको ये कौन रिप्रेजेंट करता है, उनको जो है कि सबमर्ज पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात है यहां से एमसीक्यू बना है कि सबमर्ज पोर्शन को जो है कि कौन रिप्रेजेंट करता है, सबमर्ज पोर्शन को जो है कि कौन रिप्रेजेंट करता है, और ये एमसीक्यू यहां से बना हुआ है डीएसएसबी के अंदर। किसके अंदर? डीएसएसबी के अंदर ये क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एपिडेमियोलॉजिस्ट या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिनकी अपन अभी तैयारी कर रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो कम्युनिटी के अंतर्गत रहती है, ठीक है, पीएचसी पे इसकी पदस्थ होती है। अब देखिएगा सबमर्ज पोर्शन अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर लार्ज होता है,
सबमर्ज पोर्शन अनडेवलप्ड कंट्री में लार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया था। सबमर्ज पोर्शन जो है कि अनडेवलप्ड कंट्री में लार्ज होता है। अनडेवलप्ड कंट्री में लार्ज इसलिए होता है क्योंकि अनडेवलप्ड कंट्री जो होती है वो गरीब कंट्री, जैसे कि अपना गरीब पाकिस्तान, जहां पे बहुत सारी बीमारियों अभी अनडायग्नोज्ड है, बहुत सारी बीमारियां जो कि असिम्प्टोमेटिक, उनका लक्षण के आधार पर पता नहीं लगाया जा सकता है, और बहुत सारी बीमारियां जो है कि अननोटिफाइड है वहां पे, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो एक अनडेवलप्ड कंट्री है, वहां का हेल्थ सिस्टम इतना एक्टिव नहीं है, इसीलिए वहां पे सबमर्ज पोर्शन जो है कि बड़ा दिखता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबमर्ज पोर्शन जो है कि किस कंट्री के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, डेवलप्ड कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री? तो आपको आंसर हमेशा राइट आंसर देना है कि अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक चीज नोट डाउन की है, जरा इसको आप लोग, मैं जो नोट्स बना रहा हूं अपने एनक्लक्स नर्सिंग एकेडमी के नाम की आप एक नोटबुक बनाएंगे, उस नोटबुक के जो मैंने यहाँ पे छाप रखा है ना, एज इट इज उस नोटबुक में छाप देना है। ये कॉमन लैंग्वेज है, आपको हमेशा याद रखेगी, आपको ये लैंग्वेज हमेशा याद रहेगी। देखो अपन लोग जो कॉमनली बात करते हैं ना, वो बात हम कभी नहीं भूलते हैं, जो अपन नॉर्मली बात करते हैं ना वो हम कभी नहीं भूलते हैं। अब किताबी लैंग्वेज को देख के आदमी को नींद आ जाती है, लेकिन ऐसे नोट्स को देख के पढ़ने का मन करता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि एज इट इज अपनी कॉपी में छाप लेना है। कॉपी में छापने के बाद डेली सुबह उठते ही आप फटाफट से आधे एक घंटे में जितने भी नोट्स है ना सारे रिवाइज कर लोगे। ठीक है, देखो मैंने इसी पद्धति से पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, और मैं चाहता हूं कि मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर करूं। बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, और ऐसे नोट्स आप देखिएगा शायद ऑनलाइन किसी भी कोचिंग पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरे नर्सिंग के मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं। ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके इस प्रकार के नोट्स नहीं है मेरे पास। तो ये सारी पीडीएफ में बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। फटाफट से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये तो अपने जनरल बात होगी ना, जो सब कहते हैं। ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट यहां बताना चाहता हूं कि some disease are not represented by आइसबर्ग फिनोमिना। बहुत सारी बीमारियां जो होती है कि आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा जो है कि रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, जैसे कि रूबेला, रेबीज, मीजल्स और टिटनेस। कौन कौन सी? रूबेला, रेबीज, मीजल्स और टिटनेस। अब इनकी ट्रिक भी बना लो आप लोग कि इनकी ट्रिक है रोज रोज मत तड़पाओ, रोज रोज मत तड़पाओ। ठीक है, तो रोज और रोज से रेबीज, मत से मीजल और तड़पाओ से टिटनस। ठीक है, तो इन बीमारियों के लिए आइसबर्ग फिनोमिना काम नहीं करता है। क्वेश्चन यहां से 2-3 बार पूछा गया है कि विच डिजीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय आइसबर्ग फिनोमिना। तो आपको रोज रोज मत तड़पाओ की ट्रिक से फटाक से इसका आंसर देके एग्जामिनर के मुंह पे आंसर मारना है भाई, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइसबर्ग फिनोमिना का मैंने एक एमसीक्यू पुट किया, उसका सारा रेशनल मैंने आपको बता दिया। अब आपको आइसबर्ग फिनोमिना कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वो सारे पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेड है, पहले प्रीवियसली पेपर में पूछे गए हैं, अपकमिंग पेपर में पूछे जा सकते हैं, सारे यहाँ पे नोट डाउन कर दिए मैंने। शायद ही कोई पॉइंट छूट, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा आप लोग कि what is the incubation period? What is the incubation period? incubation period क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, the time between exposure to pathogen and onset of symptoms। ऐसा समय कि जैसे ही पैथोजन से एक्सपोज हुआ और लक्षण आने तक का पीरियड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, द पीरियड व्हेन सिम्टम्स आर मोस्ट सीवियर। ऐसा समय जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो। या ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, द पीरियड व्हेन कॉमन साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट। वह पीरियड या वह समय जब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, द रिकवरी टाइम आफ्टर ट्रीटमेंट। दवाई गोली खाने के बाद जो रिकवरी का पीरियड होता है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे।
फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। और मेरे रेशनल बताने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिए। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले जानिए आप लोग इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने से जस्ट पहले तक का पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू पैथोजन, पैथोजन से वो जो है कि एक्सपोज हुआ एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देता हूं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नॉर्सेट फर्स्ट हुआ था उसके अंदर ये एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ी डेफिनेशन ये हार्ड है, लेकिन एज इट इज मैंने एमसीक्यू को वहां से उठा के यहाँ पुट कर दिया क्योंकि आप लोग इजी लेवल के एमसीक्यू ना पढ़े, जो इजी लैंग्वेज के होते हैं। मैंने बोला कि किसी भी पैथोजन के बॉडी में एंट्री से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने तक का पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। लेकिन ये लाइन इतनी इजी नहीं है, इसलिए क्योंकि इसको मैं खुद गलत करके आया था इस क्वेश्चन को जब मैं नोट्स का एग्जाम देने गया था। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस प्रकार के क्वेश्चन से थोड़ा अट्रैक्टिव रहे ताकि हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आप सोल्व आउट करें। इनसे डरे नहीं, इनको पहले इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करें कि एग्जामिनर आखिर में पूछना क्या चाहता है, फिर आप इसको सोच समझ के इसका जवाब दें, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने तक का पीरियड, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने तक का पीरियड। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमाएगा यहाँ पे, एक और वो बोलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंट्री से लेकर के, यहाँ पर क्या लिखा है, एंट्री से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने तक का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब यहाँ से ईएसआईसी के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि सिम्टम्स आने से पहले तक का पीरियड, तो वो भी इंक्यूबेशन पीरियड होगा। ईएसआईसी के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि पैथोजन के बॉडी में एंट्री से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स आने से पहले तक का पीरियड क्या कहलाता है, तो वो भी इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और आने तक का पीरियड भी इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जैसे ही सिम्टम्स नजर आएगा और इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के CHN वाला टॉपिक खोलिएगा, वहां पर मैंने एक एक चीज सिर्फ इसी नोट्स में डिस्क्राइब की है कि डिजीज साइकिल क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो डिजीज साइकिल का फर्स्ट टाइप होता है। डिजीज साइकिल जो होती है 7 से 8 प्रकार की होती है, जिसमें बीमारी आती है, बीमारी बढ़ती है, बीमारी रेगुलर चलती है और बीमारी कम हो जाती है। मैंने बहुत अच्छे से इसी नोट्स के साथ डिस्क्राइब किया है, तो एक बार में जाकर के आप उनको थोड़ा देख लीजिएगा, नोट्स को, उस क्लास को देखिएगा। उस क्लास में मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ और वहां पे जो है कि सेम एज इट इज यही नोट्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड या नोटिफाइड केस ऑफ डिजीज कॉल्ड, किसी भी बीमारी से बीमार होने वाला पहला व्यक्ति क्या कहलाता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड या नोटिफाइड केसेस ऑफ डिजीज, इसको क्या बोलेंगे अपन। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी केसेस, ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्राइमरी केस। ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी केस, या ऑप्शन नंबर सी है इंडेक्स केस, या ऑप्शन नंबर डी है कैरियर। देखिए फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, किसी भी बीमारी से बीमार होने वाले व्यक्ति को फर्स्टली आपने डॉक्यूमेंट किया है ना, या नोटिफाइड किया, उस केस को आप क्या बोलोगे। फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। देखिए यहां पर जो प्राइमरी, सेकेंडरी, इंडेक्स केस और कैरियर, इनके बारे में हर एग्जाम में ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है नर्सिंग का जिनसे इससे संबंधित, कम्युनिटी के अंदर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इससे संबंधित ही पूछेगा, है ना। और CHO का पेपर देंगे आप, CHO का एग्जामिनर चाहकर भी ये क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि न चाहते हुए भी इस क्वेश्चन को कभी ये इग्नोर नहीं करेगा। यही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो CHO वर्क करते हैं उनको पता है कि प्राइमरी केस क्या होता है, सेकेंडरी केस क्या होता है,
कब इनकी रिपोर्टिंग करनी होती है, ये एक्चुअल वर्क काम होता है, समझ रहे हो। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा और इसकी हर लाइन को समझिएगा आप लोग, है ना। इसका रेशनल देखेंगे अपन, बहुत अच्छा रेशनल मैंने तैयार किया है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं केस के बारे में। केस क्या होता है? केस क्या होता है? जो केस होता है, केस क्या होता है? मरीज बीमार है, लक्षण शो कर रहा है। मरीज क्या है? बीमार है, लक्षण शो कर रहा है और अपनी बीमारी दूसरों को बांट रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी बीमारी दूसरों को बांट रहा है। मरीज बीमार है, लक्षण शो कर रहा है और अपनी बीमारी दूसरों को बांट रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? केस बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे? केस बोलेंगे। देखिए इसमें पेशेंट जो है कि इन्फेक्टेड होता है एंड पेशेंट कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन एंड शो साइन एंड सिम्टम्स। लक्षण शो करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या करता है? लक्षण शो करता है। अब जो केस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। केस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सबसे फर्स्ट होता है प्राइमरी केस। प्राइमरी केस क्या होता है? देखिए इट इज द फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी से बीमार होने वाला पहला व्यक्ति प्राइमरी केस कहलाता है। किसी भी बीमारी से बीमार होने वाला पहला व्यक्ति प्राइमरी केस कहलाता है। मान लीजिए दिल्ली के अंदर डेंगू का केस आया, फर्स्ट केस आया, तो उसको प्राइमरी केस बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी केस, सेकेंडरी केस क्या होगा? वो सभी केसेस जो प्राइमरी केसेस से डेवलप हुए हैं, वो सभी केसेस जो प्राइमरी केस से डेवलप हुए हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी केसेस बोलेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स केस क्या होते हैं? फर्स्ट डॉक्यूमेंट या नोटिफाइड केसेस ऑफ डिजीज। फर्स्ट डॉक्यूमेंट या नोटिफाइड केसेस ऑफ डिजीज, यह प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। यह क्या हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, इंडेक्स केस, है ना। प्राइमरी केस उसको बोलेंगे किसी भी बीमारी से बीमार होने वाला पहला व्यक्ति, इट इज द फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। अब सेकेंडरी केस किसको बोलेंगे? वो सभी केसेस जो प्राइमरी केस से डेवलप हुए उनको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी केस बोलेंगे, ठीक है। इंडेक्स केस किसको बोलेंगे? इंडेक्स केस उसको बोलेंगे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड या नोटिफाइड केस ऑफ डिजीज। ये चाहे प्राइमरी केस हो या सेकेंडरी केस हो, अगर अपन उसको किताब में लिखा है, अगर उसको अपन रजिस्टर में नोट किया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंडेक्स केस बोलेंगे। अब कैरियर क्या होता है? कैरियर क्या होता है? कैरियर में और केस में, कैरियर में और केस में हमेशा दो डिफरेंट होते हैं, एक डिफरेंट होता है। कैरियर और केस में एक डिफरेंट होता है और एक डिफरेंट के कंफ्यूजन के कारण लोग इसको गलत कर बैठते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको कैरियर क्या होता है। कैरियर देखिएगा, यह इन्फेक्टेड पर्सन होता है जो इन्फेक्शन फैलाता है लेकिन साइन एंड सिम्टम तो शो नहीं करता। और केस क्या करता है? केस जो है कि साइन एंड सिम्टम्स शो करता है, इसलिए केस कम डेंजरस होता है, उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन कैरियर को अपन आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये जो है कि लक्षण शो नहीं करता है, इसीलिए कैरियर जो है कि केस से मोर डेंजरस होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि यह केस से मोर डेंजरस होता है। क्यों होता है? क्योंकि केस जो है कि इन्फेक्टेड पर्सन होता है और एक दूसरे को बीमारी ट्रांसफर करता है लेकिन लक्षण शो करता है। कौन करता है? केस। केस क्या करता है? लक्षण शो करता है। लेकिन कैरियर इन्फेक्टेड पर्सन होता है, डिजीज को, बीमारी को फैलाता है लेकिन लक्षण शो नहीं करता है, इसलिए उसको आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आज तक के लिए इतना काफी है और कल इसी समय में मिलते हैं। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है अपन अपना, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि डिटेल में चल रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं चल रहा है, वो एकदम नोटसेट, सीएचओ, डीएसएसबी, एएसआई जितनी भी नर्सिंग की एग्जाम है उसके लिए एकदम डिटेल में मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मेरे द्वारा एमएसएन, पीडीआर, सीएचएन, ओबीजी, इसी प्रकार से मेरे द्वारा ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और चारों सब्जेक्ट जो है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि जस्ट अपनी क्लास है ओबीजी की क्लास, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास है, और इसके बाद कल अपन इसी समय पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लास होगी। उसके बाद फिर कंटिन्यू डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। बहुत जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करने के बाद अपन नेक्स्ट सिस्टम उठाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी नर्सिंग की क्लासेस मेरे द्वारा अपडेट कर दी जाएगी। आपको किसी भी कोचिंग पे फीस देने से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिना फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। बस एक थैंक्स के रूप में मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए और एक लाइक चाहिए और आपका एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट चाहिए, ठीक है। थैंक यू।